हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे आज हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हो कि पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा से संबंधित हो या राज्यसभा से संबंधित हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, या मूल कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, या फिर मूल अधिकार नागरिकता के संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए होंगे। और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका स्टैटिक जीके एज अ एक टॉपिक हो जो आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसकी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में नहीं जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न उत्तर। और जरूरी नहीं कि ये जितने लिखे गए हैं वही हो, और भी जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो सकते हैं। और ये बस एक रिविजन पर्पज से होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं पे पढ़ रखा होगा तो आप यहाँ से अच्छे से रिविजन कर सकते हो, तो ये आपका रिविजन पर्पज से चलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, जैसा कि अभी 2024 में होने वाला है, वहां पे जो भी दल बहुमत प्राप्त करती है वो एक अपने नेता को चुनती है प्रधानमंत्री पद के लिए, जो भी दावेदार होते हैं। तो इस तरीके से इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। और कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन देख के कह रहे होंगे कि इनमें कुछ लोगों का तो नाम ही नहीं है, बट कोई नहीं, जितना नाम है आप उसी में से आंसर करेंगे, क्योंकि बाकी नाम तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाए, या फिर इंदिरा गांधी हो जाए, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी लोग लगातार यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, लगभग 16 साल 286 दिन, ठीक है। तो इतना इनका कार्यकाल रहा था। बाकी वहीं पे इंदिरा गांधी का कार्यकाल उसके बाद सबसे लंबा था, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। हालांकि बाद में फिर से ये प्रधानमंत्री बनी थी। और वहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इसके पहले भी ये प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी ही इनको त्याग पत्र देना पड़ा था, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो लगातार रहे थे 2 बार प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह भी हो गए, ठीक है, मनमोहन सिंह। और इस टाइम पे जो अपने प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 75 में ऐसा लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा होता है? संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या फिर उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, ये संविधान द्वारा गठित है, सिंपली, ठीक है। तो संविधान द्वारा गठित यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है यहाँ पे प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ? तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति ही उनको गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सब अभी बेसिक क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है। नीचे आपको जो टेलीग्राम लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर के यहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो ये सब अभी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होगा। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो हालांकि लोकसभा का भी सदस्य होता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है वो किसी का भी सदस्य हो, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः पूछा गया है। तो लोकसभा के बहुमत दल का ये नेता होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका? करेक्ट है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य तो काफी लोग होते हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो विरोधी दल भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः बात करा गया है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुमत दल के ही नेता होते हैं लोकसभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ही संसद की फिर सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो सदस्य हो उस टाइम पे, लेकिन नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर ही संसद की उनको सदस्यता लेनी पड़ती है। राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो केवल 1 बार, केवल 2 बार, या फिर केवल 3 बार, या कितना ही बार क्यों ना कर लीजिए। तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति अधिक से अधिक पूछ रहा है कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं, तो कितनी बार कर लीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इसके बाद आपके धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होंगे। इस पद पर देखिए किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है, जब तक बहुमत है तब तक आप रहिए, अदरवाइज फिर आपकी सरकार गिर सकती है। और भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी होती है, और फिर मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, उम्र होना चाहिए 25 साल से अधिक होना चाहिए, तो ऐसे करके और भी कंडीशंस हैं, बट यहाँ पे वो कितना ही बार रह सकता है ये तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव यही आता है आपका, जैसे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जो बहुमत की भी बात हो रही थी, तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम बात हो रही है किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये प्रस्ताव देखिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वाई चौहड़ लेकर आए थे। अपनी हार का अंदाजा लगते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सरकार गिर गई थी। तो आप जानते हो कि 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार रही, और जस्ट ये आपातकाल का ही समय चल रहा था। तो आपातकाल के बाद इनकी सरकार जब जाती है तो मोरारजी देसाई की सरकार आती है। ये हालांकि थे पहले कांग्रेस में ही, फिर ये जनता पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, जनता पार्टी में। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1977 से लेकर 1979 तक ये सरकार चला पाते हैं, और बहुत ही ये एजेड थे। ठीक है, 81 साल पर जाकर के इनको ये मिली थी प्रधानमंत्री का पद, और ये जो कि पहले ये प्रबल दावेदार थे। ठीक है, काफी बार इनको मौका था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन नहीं बनाया गया, बट बाद में ये बनते हैं। राइट, और फिर भी केवल 2 ही साल सरकार चला पाते हैं और सरकार इनकी गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव में वोट पड़े उससे पहले ही ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, सो मोरारजी देसाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यही प्रधानमंत्री थे जो अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये तो सबको पता होगा, ये काफी फेमस और काफी पुराना क्वेश्चन है कि जो संसद में गए ही नहीं, प्रधानमंत्री थे लेकिन संसद में गए ही नहीं, कभी संसद का दर्शन ही नहीं किया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। केवल 5 महीने कुछ ही दिन ये सरकार चला पाए थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और ये जस्ट अभी आपने जो देखा मोरारजी देसाई, इनके बाद ही इनको प्रधानमंत्री ये पद दिया जाता है, और ये दोनों लोग एक ही पार्टी के थे। हालांकि कुछ मतभेद के चलते यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार जब जाती है तो चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और इनको समर्थन कौन देता है, तो कांग्रेस देती है एक तो, और एक सीपीआई देती है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई, दोनों लोग समर्थन देते हैं, लेकिन बाद में फिर जो इंदिरा गांधी थी वो खुद समर्थन वापस ले लेती हैं, और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की भी सरकार चली जाती है। ठीक है, तो केवल 5 महीने कुछ दिन ही रह पाई थी इनकी सरकार, चौधरी चरण सिंह जी की, जो संसद में कभी गए ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ऑब्वियसली यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, और वैसे भी प्रधानमंत्री का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री होंगे। राइट, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होता है, और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद भी इनका शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। निधि चलाया था मेरे मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो आपको पता होगा नीति आयोग अभी हाल ही फिलहाल में ये बनाया गया मोदी सरकार में। ठीक है, 2015 में। तो यहाँ पे जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। और अभी फिलहाल में बात करें
कि इस टाइम पे नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है आपके ये पूर्व आईएएस अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। ये हैं अभी फिलहाल में इसके सीईओ। वहीं पे अगर हम लोग बात करें वाइस चेयरपर्सन की, ठीक है, जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो ये इस टाइम पे कौन है, तो ये है इस टाइम पे सुमन बेरी। ये थोड़े आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे भी, मतलब आपके सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी यहाँ पे ये क्या है, वाइस चेयरपर्सन उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, तो ये है BVR सुब्रमण्यम। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं, राइट। और ये आपके हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे भी देखिए आमतौर पर पूछा जा रहा है कि संसद का सदस्य या फिर लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। तो ये बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बट ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के सदस्य हो ही। अभी हमने चर्चा किया था ये राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, या ये दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, या फिर ये नहीं भी हो सकते हैं सदस्य, ठीक है। लेकिन आमतौर पर पूछा गया है तो आपको यहाँ पे बी आंसर टिक करना था, और बीपीएससी ने इसको डी ही ऑप्शन करेक्ट माना था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का ही सदस्य हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बोला जरूर गया है कि लोकसभा किसी एक सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फिर बाद में सदस्यता लेनी पड़ती है, अगर वो नहीं है सदस्य तो उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो दोनों सदस्य में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि केवल लोकसभा का ही सदस्य हो। तो यहाँ पे आमतौर पे पूछा गया था, इस वजह से ये जो बीपीएससी था यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे टिक करा था कि लोकसभा का सदस्य आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री होता है। और एक चीज यहाँ पे देखिए कि अगर वो संसद का सदस्य हो गया तो एक चीज यहाँ पे तो तय है, सर यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य हो गया तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम एज होती है, सॉरी मिनिमम जो एज होती है वो 30 साल होती है। तब तो मतलब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको 30 साल से ऊपर होना पड़ेगा। अदरवाइज तो प्रधानमंत्री की जो उम्र है मिनिमम, जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो तो 25 ही होनी चाहिए। लेकिन अगर वो राज्यसभा का सदस्य हो जाता है तो फिर तो उसको 30 पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। तो यहाँ पे हमको सीरियल नंबर आपको बिठाना है कि सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री रहे। तो सबको पता है भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद कार्यकारी आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर से आपके कुछ दिनों के लिए जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आपके फिर आती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी आती हैं। तो ऐसे करके अगर यहाँ पे हमको केवल टिक करना हो तो पहले सबसे पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी आती हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई, ठीक है, जब 1977 में यहाँ पे आपातकाल के जस्ट बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, और ये दोनों लोग एक ही पार्टी के थे और आपसी मतभेद के चलते यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार गई थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर टिक करना होगा तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू मतलब कि 2 हो गया। उसके बाद आपका इंदिरा गांधी 1 हो गया, फिर मोरारजी देसाई 3 हो गया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह 4। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसएससी 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो अगेन वही क्वेश्चन है, आरआरबी 2003 में ये पूछा गया था। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। उच्च सदन में बहुमत दल का नेता या निम्न सदन में बहुमत दल का नेता या उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे चुना जाता है, पूछा जाता है जो किसको चुना जाता है, तो चुना उसे जाता है जो निम्न सदन में, मतलब निम्न सदन का मतलब लोकसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा में क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि बहुमत दल का वो नेता ही हो, लेकिन निम्न सदन में वो बहुमत दल का ही, मतलब एक तरीके से नेता कह सकते हैं कि होना चाहिए वो, ठीक है। उनका अध्यक्ष हो या फिर कुछ वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो ये आपके प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी आपके आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है यहाँ पे, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस
अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से आर्टिकल में ये? तो आर्टिकल नंबर 75 में है, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अन्य जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। आर्टिकल नंबर 75 ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो अभी हमने देखा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और ये आपके आरआरबी 2004 में अगेन पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 25 वर्ष, अभी जो बात हम कर रहे थे, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा का, तब तो आप समझ रहे हो कि राज्यसभा में जो एज क्राइटेरिया है वो 30 साल हो जाती है, तब तो उसको 30 साल होना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं या फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगर प्रधानमंत्री देखिए कह रहे हैं संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन के अगर सदस्य हैं, तब यहाँ पे क्या करना होगा? तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो ये देखिए आपका 1997 और आरआरबी 2006 दोनों में पूछ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लाया जाता है आपका लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा में अगर लाया जा रहा है तो फिर ये वोट नहीं दे पाएंगे अगर वो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो ये उसमें क्या करेंगे? अपना वोट नहीं दे पाएंगे अपने पक्ष में। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति, तब ये अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो देखिए लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार अगर हम बात करें तो किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो ये रखा गया है आपका सॉरी यहाँ पे इंदिरा गांधी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कितनी बार रखा गया है? तो 15 बार टोटल रखा गया है। और चूंकि इनका जो कार्यकाल था वो एक बार आपका 66 से 77 तक था और उसके बाद अगेन 80 से 84 तक था, ठीक है, 80 से 84 तक। तो इस बीच में 12 बार रखा गया और यहाँ पे 80 से 84 के बीच में 3 बार रखा गया। टोटल 15 बार इनकी कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो अब तक सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश किया गया। उनके 15 वर्षीय कार्यकाल में कुल 15 बार प्रस्ताव पेश किया गया। अगस्त 1966 से 1975 के बीच उनके खिलाफ कुल 12 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, जबकि जब 80 से 84 तक इनकी सरकार चली तो 81 से 82 के बीच कुल 3 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है। तो टोटल 15 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है देखिए वो आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम नीचे जो लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, उपयुक्त दोनों हो गए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही अगर हम बात करें कि त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री इनमें से खाली कौन है, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह हो गए आपके, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये दोनों के दोनों लोग ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही अपना त्याग पत्र दे देते हैं। चौधरी चरण सिंह जो कि एक किसान नेता भी माने जाते थे, ठीक है, माने जाते थे क्या, माने जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, आपको अगर याद हो वो एक ऐतिहासिक भाषण, आपने कई बार जो वायरल भाषण इनका देखा होगा, वही भाषण देने के बाद यहाँ पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये 16 मई 1996 की बात है जब ये प्रधानमंत्री बने थे। तो महज आपका कुछ ही दिन में महज 16 दिन के अंदर ही 1 जून की बात है, ये 1 जून को इनको क्या करना पड़ा था, 1 जून 1996 को ये त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों लोग विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही अपना त्याग पत्र दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे उपर्युक्त दोनों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी आपने देखा था कि विश्वास मत प्राप्त करने के पहले और यहाँ पे विश्वास मत प्राप्त करने के बाद की बात हो रही है कि उसमें असफल रहते हैं और फिर अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं अभी तक? तो वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा या उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका दोनों लोग, यहाँ पे जो वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा, ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पे
विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहते हैं और अपना त्यागपत्र दे देते हैं। सो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं आपके। ये आपके जो वीपी सिंह थे ये 1990 की बात है, इनकी सरकार जाती है, और ये आपके एच डी गौड़ा जो है वो 1997 की बात है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है, 1990 और 1997, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो यहाँ पे संसद के पास होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही, जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी बात हो रही है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अब प्रधानमंत्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बार बार प्रधानमंत्री ही आएगा आपका, राइट। तो संसदीय शासन प्रणाली में अगर पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें, संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में। तो अगेन जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है तो वो करती है प्रधानमंत्री में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री देने वाले यहाँ पे जो दल है वो कौन सी है, भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल या फिर सजपा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए एसएससी 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनता पार्टी, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अभी जो आप देख रहे थे, एक तो मोरारजी देसाई को देख रहे थे, एक चौधरी चरण सिंह को देख रहे थे, ये दोनों लोग जो थे वो जनता पार्टी के ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वर्ष में किस दल ने दो वर्ष के समय में, यहाँ बात हो रही है 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो ये आपके हैं, ये आपकी है जनता पार्टी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हो गए और एक मोरारजी देसाई, राइट। तो यहाँ पे देखिए जनता पार्टी की 1977 वाली सरकार में पहले मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो कि एक दिन भी संसद नहीं जा सके, वो 5 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जनता पार्टी को समर्थन देने वाली अन्य पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, ठीक है। एक तो मैंने बताया आपको सीपीआई ने किया था समर्थन और एक कांग्रेस ने करा था। तो यहाँ पे कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है और चौधरी चरण सिंह की भी सरकार चली जाती है। तो यहाँ पे जनता पार्टी वो पार्टी थी जो 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री इन्होंने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए। तो अविश्वास मत में कौन कौन से यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं जो पराजित हुए थे। तो मोरारजी देसाई हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए, एच.डी. देवगौड़ा हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन से यहाँ पे हैं, तो मोरारजी देसाई देखिए पहले ही दे दिए थे अपना, ठीक है, पराजित नहीं हुए थे, पहले ही दे दिए थे। और वहीं पे अगर हम बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह मतलब वीपी सिंह जो भी हमने देखा था, एक तो ये हो गए, और एच.डी. देवगौड़ा ये हो गए, और अटल बिहारी वाजपेयी ये भी हो गए। तो इन तीनों लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इन तीनों लोग अविश्वास मत से पराजित हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी देखिए पहली बार जब इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था तो पहले ही दे दिया था, जब 1996 वाला यहाँ पे इन्होंने त्यागपत्र दिया था। मैं 16 दिन के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री रह पाए थे। लेकिन उसके बाद जस्ट 1999 में, ठीक है, जब 1998 में इनकी सरकार बनी, तो 1999 में अगेन यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। उसमें मात्र महज 1 वोटों से इनकी सरकार गिर गई, ठीक है। आंकड़ा जो था वो 269-270 का था, ठीक है, 269-270 का, महज 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ठीक है। सो 2, 3 और 4 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीडीएस 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी ये ऐसे थे जो अविश्वास मत में पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। एपीएफसी ईपीएफओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे यहाँ पे, देखिए आपातकाल के दौरान की बात हो रही है 75 से 77, तो सबको पता है यहाँ पे इंदिरा गांधी एसएससी 2019 में, काफी इजी क्वेश्चन ये फिर हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब यहाँ पे आप बात हो रही है पीएमओ की, ठीक है, पीएमओ की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो आप देख रहे हो प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ बोलते हैं, इसके संबंध में पूछना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
यह 1977 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, ठीक है। वैसे भी कोई भी चीज़ कब बदलता है, जब किसी दूसरे की सरकार आती है अधिकांशतः। तो अभी तक यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जस्ट उसके बाद 1977 में जब यहाँ पे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वहाँ पे इसको चेंज किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको यहाँ पे, इससे पहले इसको क्या बोला जाता था? इससे पहले इसको बोला जाता था प्रधानमंत्री सचिवालय बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री सचिवालय, सॉरी, प्रधानमंत्री, इसको सचिवालय बोला जाता था, ठीक है। प्रधानमंत्री सचिवालय बोला जाता था। तो इसको इन्होंने चेंज करके कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, पीएमओ। और अगला है कि इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका जो प्रधान होता है वो कैबिनेट सचिव नहीं बल्कि प्रमुख सचिव होता है। इस वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 1977 में अस्तित्व में आया था। अगर पूछे किसकी सरकार में अस्तित्व में आया था ये जो पीएमओ है, तो वो मोरारजी देसाई के समय में अस्तित्व में आया था, ठीक है। इससे पहले ये क्या था? तो ये पीएमओ की जगह पे ये क्या था? पीएमएस था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था, मतलब प्रधानमंत्री सचिवालय था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो सदन का नेता, आप लोग काफी बार सुनते होंगे कि सदन के नेता से हमारी अपील है या फिर सदन के नेता को जवाब देना चाहिए। तो सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। एसएससी 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बट प्रधानमंत्री चाहे तो वो अपनी तरफ से किसी को इसके लिए नामित भी कर सकता है कि ये सदन के नेता रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये या तो प्रधानमंत्री हो सकता है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा कोई नामित मंत्री हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो कौन आसीन रहा सर्वाधिक समय तक? तो चौधरी चरण सिंह हो गए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो सर्वाधिक समय तक सबको पता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कितने दिनों तक रहे थे? तो 16 साल 286 दिन तक, ठीक है। ये रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के 1964 तक, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यालय के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी मैंने बताया आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी महज 16 दिन चली थी, ठीक है। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री पद पर आए थे 16 मई 1996 की बात है। और उसके बाद ये 1 जून, ठीक है, 1 जून 1996 को इनकी सरकार चली जाती है, त्याग दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं यहाँ पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और अगर हम बात करें गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। किसी एक कार्यकाल की बात हो रही है, जबकि वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह जगह पे, ठीक है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह पे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं। तो वो गुलजारी लाल नंदा वहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, राइट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब आ गया आपका कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे थे। कौन थे ये? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। एक तो जवाहरलाल नेहरू के जस्ट बाद ये बने थे और उसके बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के जस्ट बाद बने थे गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और कब बने थे? तो 27 में देखिए 1964 को से लेकर के 9 जून 1964 तक महज 13 दिन तक ये रहे थे। और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, राइट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अगर बात करी जाए तो कौन थे? चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल या फिर मोरारजी देसाई। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो हालांकि ये पहले क्या थे? कांग्रेसी ही थे, लेकिन बाद में ये जनता पार्टी को जाते हैं, मोरारजी देसाई, ठीक है। 1977 को याद करिए, जस्ट आपातकाल के बाद वाली सरकार 1977 की मोरारजी देसाई की सरकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 से इनका कार्यकाल रहा था मोरारजी देसाई का। 2 साल 126 दिन तक ही इनकी सरकार चल पाई थी। और सबसे वृद्ध यानी कि 21 वर्ष प्रधानमंत्री
और पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो सबसे अधिक आयु के भी थे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 2 साल 126 दिन का कार्यकाल था। 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल था, राइट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो सबसे कम उम्र की यहाँ पे बात करी है तो राजीव गांधी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल, ठीक है, 32 दिन इनका पूरा कार्यकाल रहा राजीव गांधी का। सबसे कम उम्र के यहाँ पे ये आपके क्या थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो अभी हमने देखा सबसे कम उम्र राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र की बात करें तो जस्ट हमने देखा था कौन थे वो, तो मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 81 साल, ठीक है, 81 साल के होने के बाद ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जबकि ये काफी समय पहले से ही, ठीक है, काफी समय पहले से जब कांग्रेस में थे तभी से ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे क्या मतलब कि ये दावेदार थे। काफी बार ऐसा लगा कि यही बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाए और लास्टली जाकर के 81 साल की उम्र में ये अपनी सरकार बनाते हैं, राइट। 1900 कब बनाते हैं, 77 में। बार बार ये चीज आ रही है आपातकाल के जस्ट बाद। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति अभी हमने देखा मोरारजी देसाई, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो प्रथम प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 1963 में आया था, ठीक है। और जेबी कृपलानी, ठीक है, आचार्य जो जेबी कृपलानी थे वो यहाँ पर लेकर के आए थे। देखिए पहला अविश्वास प्रस्ताव 22 अगस्त 1963 को आया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कांग्रेस के आचार्य जेबी कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो 1962 युद्ध में चीन से हार के ठीक बाद ये अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, ठीक है। 4 दिन तक इस पर चर्चा चली थी। तो ये जो 1962 युद्ध था चीन से, उसके हार के ठीक बाद ये अविश्वास प्रस्ताव आया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, ठीक है, 1963 में, 22 अगस्त 1963 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो लोकसभा में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। हालांकि जिन्होंने इनको हराया था वो 1971 में भी इनके खिलाफ लड़े थे चुनाव, वहां पे हार गए थे, लेकिन फिर 1977 में अगर हम बात करें तो इनको जीत मिली थी। ये थे राज नारायण, ठीक है। कौन थे, राज नारायण। ये यहाँ पे इंदिरा गांधी को लोकसभा में हरा देते हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रधानमंत्री बन जाती हैं जो लोकसभा चुनाव में पराजित होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देखिए पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो तो हमने देखा मोरारजी देसाई थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूर्णतः बात हो रही है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये थे पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, तो सबको पता है ये मनमोहन सिंह, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। मनमोहन सिंह यहाँ पे पहले सिख प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। तो ये चली थी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, ठीक है। तो सबसे लंबी अगर बात करी जाए विश्वास प्रस्ताव पर वो भी, तो सबसे लंबा जो लोकसभा में बहस चला था वो अटल बिहारी वाजपेयी की जब प्रधानमंत्री थे उनके समय में ये चला था, ठीक है। सो डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो कितने प्रधानमंत्रियों की अभी तक पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई है, तो 3 प्रधानमंत्री की, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है कैसा है, परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है या संविधान द्वारा सृजित है या राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है,
या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया कि सत्ता हमेशा सत्ता दल का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है सत्ता दल का अध्यक्ष। यहाँ पे सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नहीं यहाँ पे अच्छा अध्यक्ष पूछा गया है, तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ये अध्यक्ष बात करा जाए तो जरूरी नहीं कि सत्ता दल का जो अध्यक्ष है वही हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। जैसे अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है सत्ता दल का, तो वो है आपके जेपी नड्डा। इससे पहले अमित शाह थे, तो वो तो प्रधानमंत्री बने नहीं। तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है ऐसा है, लेकिन हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है ये जरूरी नहीं है। और सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और हो भी सकता है। इस वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों है, ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अध्यक्ष बात करा गया था, मैं यहाँ पे नेता समझ बैठा। ठीक है, तो अध्यक्ष हो सकता है और यहाँ पे हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, और सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता ऐसा भी जरूरी नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, या इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, या अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, या फिर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में समिति शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही, कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, या फिर मोरारजी देसाई। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी आपका क्या होता, करेक्ट होता। ठीक है, अटल बिहारी जो वाजपेयी थे ये भी एक बार आपका मैंने बताया कि 1996 में इनकी सरकार कुछ ही दिन चली, उसके बाद 1998 में फिर से ये सरकार बनाते हैं। तो ये भी एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद इन्होंने संभाला था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी होगा तो वहां पे वो भी करेक्ट होगा। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। देखिए, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही थी तो उस टाइम पे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो ये जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। वो करेक्ट आंसर है आपका पीवी नरसिम्हा राव। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, साउथ इंडिया मतलब साउथ इंडिया के ये थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य ही था। तो कौन ऐसी प्रधानमंत्री थी या कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो शपथ ग्रहण करने के समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो देखिए, अभी सभी जो क्वेश्चन आ रहे थे कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, हालांकि फिर ऐसा लिखा गया कि इनको 6 महीने के बाद इनको क्या करना होगा, उस टाइम पे 6 महीने के बाद इनको लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो कौन है प्रथम व्यक्ति जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, ये आपको बताना है। तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, यहाँ पे इनको समर्थन मिलता है कांग्रेस का, दोबारा से वापस भी ले लिया जाता है। तो ऐसे थे आपके चौधरी चरण सिंह एक तो थे। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, इनको कांग्रेस सीपीआई का समर्थन था। फिर चंद्रशेखर, इनको भी, फिर एच.डी. देवगौड़ा। ये देखिए, यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी को। इनको कांग्रेस द्वारा समर्थन प्राप्त था, लेकिन समर्थन वापस ले लिया जाता है, जिनके कारण इनकी सरकार गिर जाती है, इनको त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए और एच.डी. देवगौड़ा हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, तो कब से कब तक बनी थी,
तो एक तो आपने देखा 66 से लेकर 77 तक, और दूसरा आपने देखा क्या, दूसरा जो आपका जो करेक्ट आंसर है 1980 84, 75 से 79, 77 से 82, 82 से 84, तो जो करेक्ट आंसर है आपका 80 से लेकर के 84 तक। ठीक है, 80 से लेकर के 84 तक। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, 1980 से लेकर के 1984 तक। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात की जस्ट बात हो रही है, तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते हैं। राइट, तो गुलजारी लाल नंदा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय वो विधानसभा के सदस्य थे। तो चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुजराल या फिर एच डी देवगौड़ा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका एच डी देवगौड़ा। ठीक है, ये आपके ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय ये विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो बस यहीं तक। राइट, ये यहीं तक करते हैं। 55 क्वेश्चन आपके सामने रहे जो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड थे, और काफी सारा क्वेश्चन मैंने कवर करने का प्रयास किया। तो हो सकता है कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो उसको जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।